नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डाटा सफिशिएंसी मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। कोई भी बैंक एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई हो आईबीपीएस, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी, आपका रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों जगह पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो अप्रोच होती है वो लगभग लगभग सेम होती है, ऑप्शन सेम होते हैं। तो हमें एक समझ रीजनिंग की भी यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, उससे देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आजकल एग्जाम्स में एग्जामिनर पहले इसको प्री में नहीं पूछता था, आजकल इसको प्री में भी पूछने लग गया है। तो ये टॉपिक 5 मार्क्स का प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको सीखना भी बहुत जरूरी है। और ये आने वाले जो भी आपका एसबीआई क्लर्क एग्जाम है, बाकी एग्जाम है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे मेन चीज़ होगी इस टॉपिक की, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और इसके लिए एक रिक्वायरमेंट और होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको बाकी टॉपिक्स अच्छे से आते हों। जैसे डाटा सफिशिएंसी में डाटा सफिशिएंसी खुद में कोई टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनाते, वो डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, उसको हम डाटा सफिशिएंसी बोल देते हैं। बाकी क्वेश्चन होता वही है, बोट एंड स्ट्रीम से, प्रॉफिट लॉस से, टाइम एंड वर्क से, बाकी किसी टॉपिक से। अगर उस स्टूडेंट को वो टॉपिक आता है तभी वो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कर पाएगा। बस इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका डाटा सफिशिएंसी उन टॉपिक्स का अलग तरीके से हो जाता है, उसकी अप्रोच सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। और बाकी जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे उनके जो भी और जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आपको डिटेल में उन टॉपिक्स को पढ़ना है तो। फिलहाल हम डाटा सफिशिएंसी के जो मेन अप्रोच है उसके ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ूं पहले क्वेश्चन के ऊपर, उससे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री क्विज, वीडियो कोर्सेज, बैंकर्स पॉइंट के इन सबको एसेस करना है तो आपको बैंकर्स पॉइंट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी कोई डाउट आता है तो ये जो एक हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर 9:30 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है सबसे पहले वो देखना है। जैसे ये एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, नाव की गति कितनी होगी, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक अच्छे से नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डाटा सफिशिएंसी सीख लिया तो ये कर ही दोगे आप लोग, तो उसके लिए पहले बाकी टॉपिक्स भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन आपका बाकी टॉपिक अच्छे हैं, सारे टॉपिक्स अच्छे हैं, लेकिन आपको अप्रोच सही नहीं लगाते तो डाटा सफिशिएंसी मिस्टेक हो जाएगी। तो उस अप्रोच पे ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग सोल्व कर लेंगे जब आप बाकी टॉपिक्स। बोट एंड स्ट्रीम किसी को डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फुल वीडियो का, जहाँ पे आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बोट एंड स्ट्रीम के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। ये आप का एक क्वेश्चन है कि आपको ये निकालना है कि बोट की स्पीड, नाव की गति कितनी है, आपको ये निकालनी है। और उस गति को निकालने के लिए आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है। इन दो स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप लोगों को स्पीड ऑफ बोट निकालना है। अब मेन चीज का फर्क क्या है, आपको स्पीड ऑफ बोट कितनी है उससे मतलब ही नहीं है। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में, अर्थमेटिक में क्वेश्चन होता तो इसको न्यूमेरिकल में निकालनी पड़ती कि 20 किलोमीटर पर ओवर, 15 किलोमीटर पर ओवर, ये इस तरीके से निकलता। लेकिन आपको ये वैल्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा पता लगाना है कि आप ये बोट की स्पीड निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। निकाल पाओगे तो इस स्टेटमेंट का यूज करके निकालोगे, या इसका निकालोगे, या फिर दोनों का यूज करके निकालोगे, या फिर दोनों से निकल ही नहीं रहे। आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप किस तरीके से दे रहे हो। आंसर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, अब ऑप्शन कैसे पूछेगा, ऑप्शन को भाई बहुत ध्यान से समझ लेना। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि यदि कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन सेकंड में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो बोट की स्पीड, अगर ये आपका आंसर होता तो क्या क्या होता कि ये जो स्पीड ऑफ बोट है ना, ये सिर्फ इससे निकल गई, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेटमेंट को हमने यूज ही नहीं किया, अकेले इसी से निकाल दिया, ठीक है। अकेले इसी से निकाल दी हम लोगों ने, और इस अकेले इससे नहीं निकला। अकेले का बात कर रहा हूं मैं, दोनों का मिला के डाटा यूज नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आएंगे तब उस टाइम पे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सेकंड में बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि आपको, अगर आपने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं लिया और केवल सेकंड वाले से ही आंसर निकाल दिया, आंसर का मतलब स्पीड ऑफ बोट कितनी आएगी वो हमें मतलब नहीं है। अगर
निकल जाए इससे, बस इतना ही पता लगाना है, तो आपका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या है, यदि दोनों कथन मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है लेकिन कोई भी कथन अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में, बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन बट नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, इनका मिला के जो डाटा होगा उससे बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगी, तब वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अकेले अकेले कोई भी नहीं बता पाएगा, दोनों का मिला के दोनों का डाटा यूज होना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा देखो तीसरा चौथा जो वो है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डी का जो ऑप्शन है इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड स्वयं प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, either statement first or statement second by itself is sufficient to answer the question। आइदर और यानी आइदर पहले से भी निकल जाएगा दूसरे से भी निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो दोनों स्टेटमेंट थे उनका डाटा मिला के यूज किया है, नहीं, अगर मिला के यूज करके आता तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता, सी हो जाता कि भाई दोनों चाहिए मुझे स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड फॉर द आंसर, ठीक है, वो ऑप्शन सी होता। लेकिन जो आइदर और का ऑप्शन कब होगा, जब आपने स्पीड ऑफ बोट निकालने चले तो आपने स्टेटमेंट फर्स्ट को यूज किया अकेले को, स्टेटमेंट सेकंड का उस टाइम पे कोई मतलब नहीं था, अकेले फर्स्ट से भी निकाल लिया अकेले से, सेकंड का उस टाइम पे यूज नहीं किया। फिर आप सेकंड में आए तो आपने सेकंड में आते टाइम पे आपने सेकंड अकेले का ही स्टेटमेंट यूज किया, फर्स्ट का कोई यूज नहीं किया, अकेले सेकंड से भी निकल गया, यानी अकेले फर्स्ट से भी निकल गया, अकेले सेकंड से भी निकल गया, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, आइदर और सही हो जाएगा। उसके बाद में स्टेटमेंट ई क्या है, स्टेटमेंट ही बोलता है यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दी गई जानकारी मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या बोल रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में जो जानकारी दी गई है वो मिला के भी, अकेले अकेले मिला के भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही नहीं पा रहे। मतलब ऑप्शन नंबर ई का मतलब ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के भी आंसर नहीं निकालने का मतलब ये है कि ये जो पूरी जानकारी दी गई है ना आपको, आपकी यहाँ पे, इससे स्पीड ऑफ बोट निकलेगी नहीं, चाहे वो दोनों को मिला के ही क्यों ना हम लोग ट्राई करें, ठीक है। ऑप्शंस का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑप्शन यानी अकेले फर्स्ट से निकल गया, सेकंड से नहीं निकला तो ओनली फर्स्ट रिक्वायर्ड है, अकेले सेकंड से निकल गया, फर्स्ट से नहीं निकला तो ओनली सेकंड रिक्वायर्ड है, अकेले फर्स्ट से भी निकल गया और अकेले सेकंड से भी निकल गया, अकेले अकेले दोनों से निकल गया, इसका मतलब आइदर और हो गया। अगर मान लो अकेले अकेले से तो निकला नहीं दोनों का, लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन मिला के निकल गया, तब दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड। और अगर दोनों का मिला के भी आंसर नहीं निकला तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई जो मैंने बोला था। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन कर दिया। अब ऑप्शंस हम लोग समझ गए, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब अप्रोच में सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि सर ऐसे तो दो दो क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछे जाएंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, इसको भी निकालेंगे इसको भी निकालेंगे। तो आप लोगों को हमेशा, जैसे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आगे जाएंगे तो देखो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद में आगे जाएंगे तो जैसे इस तरीके से थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो आप लोगों को आंसर का वैल्यू कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। आपको उसके लिए बोट स्पीड ऑफ बोट तो निकालना जरूरी नहीं है, जो भी क्वेश्चन में आगे पूछेगा वो भी जरूरी नहीं है। आपको बस इतना पता लगाना है कि भाई इन स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कौन से निकलेगा, सबका मिला के निकलेगा, आइदर और होगा। आपको बस इतना पता लगाना है, आंसर क्या होगा इसके ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में सबसे पहले ऑप्शन हमने समझ लिया, तो अप्रोच क्या होगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, नाव की गति कितनी है, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट को मैं एस बी, एस मतलब स्पीड और बी मतलब बोट की स्पीड को मैं एस बी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने फर्स्ट स्टेटमेंट में, अब देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी, वो ध्यान से समझना है कि सबसे पहले पहले स्टेटमेंट के ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देता हूं मैं। पहला स्टेटमेंट ने बोला कि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 2 गुनी अधिक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 टाइम्स मोर दैट स्पीड ऑफ करंट। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उससे आंसर भी गलत नहीं होगा, लेकिन इस लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, अर्थमेटिक के हर टॉपिक में काम में आती है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 टाइम्स मोर दैट ऑफ स्पीड ऑफ करंट। अब देखो स्पीड ऑफ बोट को मैं एस बी लिखता हूं, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब
पानी की जो वाटर बहता रहता है नदी के अंदर या किस कहीं पर भी, ठीक है, तो वो उसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं। तो करंट हो या स्ट्रीम हो एक ही चीज़ है, तो मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम को या करंट को एस से डिनोट करता हूँ। तो कई लोग लिख देंगे कि बोट की जो स्पीड है ना, वो स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड से क्या है, 2 गुना है, तो 2SS लिख देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है। क्यों चीज है, ध्यान से समझना है। इसने ये नहीं बोला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 टाइम्स दैट ऑफ करंट। उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि 2 टाइम्स ही है, उसने बोला 2 टाइम्स मोर, ठीक है, 2 टाइम्स मोर दैट ऑफ स्पीड इन करंट। यानी कि इसकी ये स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर इज 2 टाइम्स मोर दैट ऑफ स्पीड इन करंट। यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, उससे उसकी 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि SS प्लस 2SS, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 3SS। 2 टाइम्स ज्यादा का मतलब है जितनी है उससे 2 गुना ज्यादा है, तो SS है उससे 2 गुना, 2SS उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये सबसे पहले तो इक्वेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 2SS लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हिंदी में, शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है, 2 गुना है, ऐसे बोलता, अधिक नहीं बोलता, तब तो 2SS लिख देता। 2 गुना अधिक है मतलब यहाँ पे 3SS आएगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। पहले स्टेटमेंट में देखा आपने, पहले स्टेटमेंट में जो दिया गया उसको लिख लिया। अब आपको सोचना कैसे, अप्रोच क्या है। पहले स्टेटमेंट के इससे क्या आप स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नहीं निकाल सकते। अब आप इसको भूल जाओ, इसको फर्स्ट वाले को भूल जाना है, बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। सिर्फ सेकंड के अंदर जाओ और देखो कि सेकंड में दिया क्या गया है। सेकंड में दिया गया है, नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल की तुलना में 50% समय लेती है। यहां पे नीचे देखिएगा क्या दिया गया है, नीचे यहां पर दिया गया है बोट टेक्स इक्वल टाइम, इक्वल टाइम हाफ टाइम होगा ना, चलो इसको एक बार थोड़ा सा करेक्शन में कर देता हूं। यहाँ पे नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल की तुलना में 50% समय लेते हैं। बोट टेक्स, यहाँ पे इसकी जगह लिख लो हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम टू कवर ए डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में आधा समय लेती है, ठीक है। बोट टेक्स हाफ टाइम टू कवर ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में आधा समय लेगी, अप स्ट्रीम में पूरा समय लेगी, ठीक है। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में आधा समय लेगी। यही हिंदी में बोला गया, नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल की तुलना में 50% समय लेती है। अब धारा के अनुकूल बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा होगा, ठीक है। धारा के अनुकूल यानी कि जिस साइड में रिवर बह रही है, अगर उसी साइड में नाव जा रही है, तो बताओ पानी उस नाव को धक्का देगा कि नहीं देगा, धक्का देगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल या फिर उसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोल देते हैं कि स्पीड कितनी होती है, SB प्लस SS होती है। पानी की स्पीड उसमें जुड़ जाएगी, यानी स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी। धारा के प्रतिकूल, पानी इधर जा रहा है, नाव इधर से आ रही है, तो नाव को पानी रोकेगा कि नहीं रोकेगा, तो नाव की स्पीड को कम कर देगा, आमने सामने से आएंगे। तब जो ओवरऑल स्पीड आती है अप स्ट्रीम के अंदर, वो क्या होती है, SB माइनस SS होती है। तो स्पीड की बात होगी, कॉन्सेप्ट की बात होगी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल की तुलना में 50% का समय लेती है। तो डिस्टेंस ऑफिशियली यहाँ पे नहीं दी गई, तो सेम ही रही होगी, ठीक है। तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम में जो टाइम होगा, ठीक है, वो अप स्ट्रीम के टाइम से क्या होगा, आधा होगा। 50% का मतलब यही होगा कि धारा के प्रतिकूल की तुलना में 50% समय लेती है, तो वही इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ लिख दिया, ठीक है ना। नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल की तुलना में 50% का समय लेती है, तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज हाफ ऑफ टाइम इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के टाइम से क्या है, आधा है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहां पर मुझे अगर टाइम निकालना है, तो ये किसकी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। तो अगर इसका समय निकालूंगा तो ये तो स्पीड हो गई, और डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया, D लिख दिया। तो ये बताओ डाउन स्ट्रीम का समय आ गया कि नहीं आ गया, जो TD मैंने लिखा है डाउन स्ट्रीम का समय आ गया। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को आप 2-3 सेकंड में भी कर दोगे देखते, लेकिन वो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये हो गया। अब अप स्ट्रीम के अंदर समय क्या होगा, अप स्ट्रीम की स्पीड और डिस्टेंस तो वही है, लेकिन इक्वेशन में क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम से क्या है, आधा है। तो अगर मैं इनको दोनों को बराबर लिखूं तो ये आधा है कि नहीं है, इससे उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये आप लोगों का TD है, ये आप लोगों का TU है। एक तरीके से जो मैंने सिंबल्स के अंदर लिखा है, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप अलग तरीके से लिखते होंगे तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा। अब मैंने इसको समझ लिया। अब यहां से D से D कट गया,
ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बराबर ही हो गई। ये एस बी है, ये इधर 2SB है, तो इस एस बी को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, एस बी एक ही बचेगा। ये एस एस है, ये -2SS होगा, ये -2SS इधर आएगा तो ये 3SS आ जाएगा। फिर इसे जो ऊपर आई थी वैसी इक्वेशन नीचे बन के आ गई। क्या इस इक्वेशन को देख के भी आप आंसर दे सकते हो? तो सबसे पहले अप्रोच समझना भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बस इससे अप्रोच समझ लो। पहले वाले से आप क्या स्पीड ऑफ बोट बता सकते हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, नहीं बता सकते। पहले को छोड़ दिया हमने, नहीं बता सकते। फिर अकेले दूसरे को देखा, अकेले दूसरे को देखा तो दूसरे से भी नहीं बता सकते। चलो कोई बात नहीं, दोनों को मिला के देख लो। क्या दोनों को मिला के देख सकते हो? नहीं देख सकते, दोनों में एक ही तो बात आई है, दोनों को मिला के भी नहीं दे सकते। तो क्या स्पीड ऑफ बोट निकलेगा भी? क्या नहीं निकलेगा। तो दोनों को मिलाकर भी स्पीड ऑफ बोट हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द सेकंड। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दी गई जानकारी मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बोलेंगे सर हम इतना समय थोड़ी लगाएंगे इसके अंदर, ये तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई आप लोग इस तरीके से जा सकते हो। अगर कुछ और टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। कॉमन सेंस ही अप्लाई करना है, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है आप लोगों को। ठीक है, कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करना है? इसने पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट तो ऐसे तो निकालना, इसका 2 गुना 3 गुना। स्पीड ऑफ बोट पूछिए तो मतलब कंफर्म वैल्यू पूछिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक रियल वैल्यू पूछिए, रियलिस्टिक वैल्यू पूछिए कि वैल्यू नंबर्स के अंदर आनी चाहिए। इसके अंदर कोई नंबर दिख रहा है स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का? कुछ नहीं दिख रहा। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या कोई भी स्पीड, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। तो जब आपके पास में दोनों के अंदर ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप स्पीड निकाल सको, कॉमन सेंस की बात है। जब आपको कोई डिस्टेंस नहीं दी गई, बस कंपैरिजन कर रहा है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका आधा है, तो कंपैरिजन से कभी वैल्यू निकलती है। कंपैरिजन का मतलब होता है एक तरीके से रेशियो। जैसे मैं मान लो ए और बी के अंदर आपको रेशियो दे दूं, ए और बी में 2:3, 3:2, तो क्या ए की वैल्यू और बी की रियलिस्टिक वैल्यू निकाल सकते हो? 4 भी हो सकती है, इसकी 6 होगी, इसकी 8 होगी, तो इसकी 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तो कंपेरेटिव चीजें बोली गई हैं यहाँ पे सारी की सारी। कंपैरिजन से एक्चुअल वैल्यू थोड़ी निकल आएगी, इसलिए इसमें भी कंपैरिजन क्या है, 2 टाइम्स है, इसमें बोला है कि हाफ है, तो उससे एक्चुअल वैल्यू निकल सकती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते, ये सब झमेला करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा सीधा ही आप लोग 2 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में सीधा ही आंसर कर सकते थे, इससे तो निकलेगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं ये जो लास्ट में पॉइंट बोला है, एग्जाम में कैसे ऑप्शन टिक करना है, एग्जाम में आपको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एग्जाम में जो स्टूडेंट करता है वो पढ़ता शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 2 गुनी है, मुझे बोट ऑफ स्ट्रीम निकाल, कैसे निकाल लूंगा? पहले से तो निकलेगा ही नहीं, ये भी नहीं लिखता मैं। फिर मैंने दूसरा देखा, नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल की तुलना 50% समय लेती है, इसे भी नहीं निकलेगा। कोई कंपैरिजन कर रहा है बस। ये रियलिस्टिक वैल्यू तो मुझे कोई दी ही नहीं, बोट की स्पीड या फिर डिस्टेंस, कोई टाइम, ऐसा कुछ दिया ही नहीं। जब कंपेरेटिव सारी चीजें हो रही हैं तो रियलिस्टिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकल आएगी? नहीं निकल सकती। तो दोनों को मिला के नहीं निकलेगी, बात वहीं पे खत्म हो गई थी इसको पढ़ते ही। तो एक स्टूडेंट ने पढ़ा कितने सेकंड में? 10 सेकंड में इसको पढ़ा, 5 सेकंड में आंसर टिक कर दिया, 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ये सब झमेला तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, वही ऑप्शन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के भी। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई। अप्रोच वही रहेगी, सबसे पहले हम देंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो भाई, आयत x, एक रेक्टेंगुलर x है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 7:4 है। यानी कि कोई भी एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर जो रेशियो दिया गया है मुझे 7:4 दिया गया है। ठीक है, वर्ग y का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई स्क्वायर है जिसका नाम इसने y दे दिया है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो ये एक स्क्वायर है, इसका नाम y है, इसका आप लोगों को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है भाई, एरिया निकालना है। तो वर्ग y का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? इसकी जो भुजा होती है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी भुजाएं, सारी साइड्स बराबर होती है, तो एरिया उसका क्या होगा? a स्क्वायर। तो अगर मैं ये भुजा निकाल लेता हूं तो एरिया आ जाएगा मेरा। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताओ, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट में गए ही नहीं है। तो ये जो रेशियो वाला जो मामला हमें दिया गया है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में भी काम में आ सकता है, सेकंड में भी काम में आ सकता है, अकेले अकेले के अंदर। ठीक है, ये दोनों में काम में आ सकता है। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे, बस क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद में सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ध्यान देना है, दूसरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक बार के लिए फर्स्ट पे ध्यान दिया मैंने। इसने बोला आयत x की लंबाई,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने बोला आयत एक्स की लंबाई यानी कि एल, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। कोई वृत्त दिया गया है और ही उसकी त्रिज्या की दोगुनी है, तो उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर ही होता है। बेसिक फॉर्मूला तो मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा सभी लोगों को, ठीक है। मेंसुरेशन का भी एक फुल लेसन मैंने पढ़ाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा किसी को पढ़ना हो तो, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है डाटा सफिशिएंसी, लेकिन जो प्रॉपर तरीका क्या होता है क्वेश्चन सोल्व करने का वो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। लेंथ रेडियस की क्या होगी, दोगुनी होगी। उसके बाद में बोला है कि जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल है ना उसका क्षेत्रफल दिया गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, सीधी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो पाई की वैल्यू मैंने लिख दी सीधा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यही एरिया होता है। और इसको किसके बराबर कर रहा है वो, 616 के बराबर कर रहा है। इस 7 को मैं यहाँ ऊपर ले जाता हूँ और इस 22 का मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर 22 से डायरेक्ट काट पा रहे हो तो 22 से काट लीजिएगा, नहीं 11 से तो देखो इजीली कट रहा है, ठीक है। 56 और ये हो गया 28, ठीक है, ठीक है। तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद में 196 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 7 8 56, ठीक है, 7 दूनी 14 5 19, तो 198 आ जाएगा। वैसे आपको टेबल याद होनी चाहिए 28 की, ठीक है। तो 196 आ गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 196 का अंडर रूट यानी कि 14 आ जाएगी। आर की वैल्यू 14 आ गई तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास में एल की वैल्यू आ गई, वो कितनी हो जाएगी 2r का मतलब 28 आ गई। लेंथ की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब आप मुझे बताओ, आप फर्स्ट स्टेटमेंट में से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो बस, क्या आप इसमें इस स्क्वायर का एरिया बता सकते हो, इसका नहीं बता सकते क्योंकि स्क्वायर की तो बात ही नहीं की इसने कहीं पे अभी तक, ठीक है। तो अकेले फर्स्ट से निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता साहब, अकेले फर्स्ट से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। अब सेकंड के ऊपर जाते हैं। सेकंड के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो फर्स्ट पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। अब इसने बोला आयत एक्स का परिमाप, आयत एक्स का परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो आयत में क्या होती है, 2 लेंथ होती है 2 ब्रेड्थ होती है, तो सबको जोड़ेंगे तो 2l + b, वही होता है परिमाप या पेरीमीटर। जो आयत एक्स का जो पेरीमीटर है वर्ग y के परिमाप से 20 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग y का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाएं a होंगी, तो वर्ग y का परिमाप 4a होगा और उससे क्या होगी, ये 20 से ज्यादा होगी। तो ये इक्वेशन यहां से मुझे पता चली। यहाँ पे a की बात हो रही है जो मुझे चाहिए। तो मैंने ध्यान से इसको देखा और देख के मैंने ये समझा, क्या मैं इससे अकेले से आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एल और बी का रेशियो तो पता है, एल और बी कुछ पता ही नहीं। अगर एल और बी की वैल्यू पता होती मुझे तब तो मैं इसको निकाल लेता, और यहाँ से मुझे कुछ और पता नहीं लग रहा। तो यहाँ से भी क्या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि अकेले फर्स्ट से भी नहीं निकला, अकेले सेकंड से भी नहीं निकला। ये आपको ध्यान देना है पहले, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे तो कई बार शुरू में ही मिक्स कर दिया और मान लो अकेले अकेले से निकल रहा होता तो। इसलिए सही तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब मुझे पता चल गया कि अकेले अकेले से तो नहीं निकल रहा, तो एक ट्राई और मार लेते हैं कि दोनों को मिला के देख लेते हैं कि भाई दोनों मिल जाओ। अब दोनों की इन्फॉर्मेशन मिला ली। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई सारी वैल्यू निकाल के मानो। आपने सोचा कि भाई आपके पास में ये लेंथ आ गई 28, ठीक है। अब आपको लेंथ तो पता है 28, अगर दोनों की इन्फॉर्मेशन मिला देंगे तो इसमें काम में ले सकते हैं ना फर्स्ट वाले की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ए यहीं से निकलेगा। ब्रेड्थ आपको नहीं पता, तो फिर क्वेश्चन में मैंने देखा कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है। तो अगर मुझे एल की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे अगर 28 रख दूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी जो भी आनी है। निकालने से मतलब नहीं है हम लोगों को, बी की वैल्यू भी आगे आना ही है जो भी है। यहाँ पे जब मैं सारी वैल्यू लिख दूंगा तो बताओ ए की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी तो स्क्वायर का एरिया भी आ जाएगा, ए स्क्वायर करके, बात खत्म वहीं पे। दोनों का मिला के बताओ आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन लिखना तो मजबूरी थी मेरी कि भाई मैं निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, लेकिन इसके आगे सोल्व करना मेरी मजबूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधा सा मुझे देखना है, एल मुझे पता है, एल पता है तो रेशियो से बी निकल जाएगा, ये भी मैं समझ सकता हूँ। तो बी भी आ जाएगा, जब एल और बी आ जाएगा तो यहाँ से ए भी आ जाएगा क्योंकि ये तो 20 है। ए आ जाएगा तो स्क्वायर का एरिया भी आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि दोनों जो स्टेटमेंट है ना उनको मिला के इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बेस्ट बात यही है इसकी कि भाई आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि इससे ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास करता हूँ कि भाई थोड़ा सा दिमाग से सोचते हैं सीधा भी निकल सकता है क्या।
आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है कि आपको इस स्क्वायर का क्या निकालना है, साइड निकालनी है। अब आप अगर इतना अगर करके निकाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, किसी को भी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सीधा भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में देखा, आयत x की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैंने दिमाग लगाया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, मेरे दिमाग से आ गया। अगर मेरे पास क्षेत्रफल पता है, ठीक है, तो मैं त्रिज्या निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है, त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या आ जाएगी तो यहाँ पे लंबाई और त्रिज्या के अंदर जो रेडियस उसमें रिलेशन दिया गया, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरी एल निकल जाएगी बस, इससे और कुछ होना जाना है नहीं। इससे सिर्फ लेंथ निकलेगी किसकी, जो रेक्टेंगल है। इतना दिमाग में सोच लिया बस, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इतना सोच सकते हैं हम लोग अगर अर्थमेटिक का, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है मेंसुरेशन वगैरह के अंदर, ज्योमेट्री वगैरह के अंदर, तो लेंथ आ जाएगी। अब इससे आपको देखा कि अकेले फर्स्ट से निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो अभी तो स्क्वायर की बात ही नहीं हुई। मुझे तो आंसर ने क्या पूछा है, वर्ग y का क्षेत्रफल बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर y, मुझे ये पूछा है, तो ये तो अकेले से तो नहीं निकले। फिर मैं सेकंड में गया, सेकंड में मैंने देखा आयत x का परिमाप वर्ग y के परिमाप से 20 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि x का परिमाप का मतलब, अब आप ये इक्वेशन ज्यादा लिख लेना कि भाई x का जो परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा, और यहाँ से 4a प्लस 20 होगा। ज्यादा से ज्यादा ये लिख लेना कि भाई इसमें ये दिया गया है भाई, सीधा अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गए, एल बी और ए। सीधा सा अगर मैं मतलब समझता, मैं तो समझता कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, उसका रिलेशन आपको कहाँ से किससे दे दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर से दे दिया गया है। तो यहाँ से मैं समझता कि यार एल तो अब अकेले इससे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि एल और बी इसमें नहीं पता। फिर मैं दोनों को जब मिला के सोचता है अप्रोच के हिसाब से, तो मैं दिमाग लगाता कि यार एल तो मेरे पास आ गया और बी मेरे पास आ जाएगा इस रेशियो से, क्योंकि रेशियो दिया गया है मेरे पास में। एल बी आ जाएगा तो ए भी आ जाएगा, ए आ जाएगा तो मेरा स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो विद इन अगर आप लोग अप्रोच, मैंने तो इतना आपको समझाया ना एक चीज का, इसलिए इतना समय लग गया। इसको आप अगर आपको क्लियरिटी हो जाएगी दिमाग में, तो आप 15-20 सेकंड के अंदर इसको पता लगा सकते हो कि दोनों का मिला के आएगा। ये सब झमेला भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये इक्वेशन लिख लेना है एक बस। इस इक्वेशन से तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात पता है, रेडियस आ जाएगी तो लेंथ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो बात मैंने बताई वो समझ में आई होगी, बाकी मैंने बेसिक से आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऑप्शन वही सेम टू सेम हमारे प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एवरेज के अंदर, एवरेज में देखो मैं कैसे अप्रोच करता हूँ चीज़ों को। एवरेज क्या होता है, जैसे मान लो 3 वैल्यू है ए बी और सी, इनका एवरेज निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और सी को जोड़ा और डिवाइड बाई 3 कर दिया। एवरेज टॉपिक का भी पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है ना, जैसे यहाँ पे पता लग रहा है, तो उसके लिंक दे दूंगा मैं, क्योंकि हमने बॉटनी स्ट्रीम देखा और अभी लास्ट क्वेश्चन किसका देखा है, ये देखा हम लोगों ने। इससे लास्ट जो क्वेश्चन था वो देखा, एक सेकेंड में देख लेता हूँ दिमाग से, ये हाँ मेंसुरेशन का देखा, तो मेंसुरेशन का वीडियो में दे दूंगा। और ये क्वेश्चन है एवरेज का, तो एवरेज के वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। तो जिसको मिल नहीं रहा है ना, कोई नया स्टूडेंट है, बाकी लोगों ने तो देख लिया होगा पहले ही, जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। क्योंकि यहाँ पे आप ये फील मत करना कि सर मुझे एवरेज नहीं है तो डाटा सफिशिएंसी कैसे करूँ। डाटा सफिशिएंसी मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ पहले वो सीख लो। टॉपिक तो आप लोग सीख जाएंगे, जो वीडियोज है और जो लेक्चर्स है उनको देख के बाद में भी सीख सकते हैं। पहले अप्रोच अच्छे से सीख लेना, अप्रोच आएगी तो ही टॉपिक आता होगा तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक आना भी जरूरी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिनको नहीं आता एवरेज के बारे में। एवरेज एबीसी का निकालना था, तो एबीसी में 3 का भाग दे दिया तो एवरेज निकल जाएगा, सिंपल सा, सबको पता होगा ये। यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा कि ए बी सी की एज का अनुपात, अनुपात नहीं का एवरेज, ठीक है ना, क्या एवरेज, जैसे कि यहाँ पे आपको बोल रहा है सूरज और विनय का औसत, हाँ, तो ए बी सी की एज का या फिर आयु का औसत आपको दिया गया है, मान लो 50। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 इज इक्वल टू 50 मुझे दिया गया, नहीं। एवरेज का मतलब होता है कि हर एक को उतना उतना ही मिलेगा। जैसे क्लास में 20 लोग हैं, ठीक है, किसी क्लास में, और बोला कि हिंदी में सबके मार्क्स एवरेज 10 आए, तो सबको मिला के कितने आए होंगे, हर एक को 10 दे दो बस आप, तो 200 मार्क्स आए होंगे सबको मिला के, 20 गुणा 10। हर एक के 10 आए एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन एवरेज में हर एक का ही देता है कि वो सेम बराबर कर लेता है सबको मिला के। तो ए बी सी की एज का जो एवरेज है, ठीक है, जो औसत है, अगर मुझे 50 दिया गया है तो मैं सीधा सीधा एक स्टेटमेंट पे पहुंच सकता हूं, नहीं पहुंच सकता हूं, कि तीनों का मिला के कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 होगा। हर एक का 50 है तो तीनों का मिला के 150 होगा। बस इसी चीज का यूज करूंगा, ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में मैं यूज नहीं करूंगा एवरेज से, ठीक है।
अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, सबसे पहले समझो कि क्या पूछ रहा है। अरुण, विनय, सूरज, राजू और प्रताप 5 लड़कों में से किसका वजन दूसरा सबसे अधिक है। यानी कि पांचों का अलग अलग वजन होगा, एक बंदे का तो सबसे अधिक वजन होगा और दूसरे का उससे कम होगा। तो जो सबसे अधिक से जो जस्ट कम वाला है ना, उसको आपको बताना है कि किसका वो वजन है। ठीक है, किसका वजन, वो नाम बताना है आप लोगों को कि भी किसका वजन कम है, कितना है वो भी नहीं बताना है, बस आपको नाम बताना है। और नाम भी नहीं बताना है आपको, बस इतना बताना है कि निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बस इतना समझना है। अब आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे सेकंड लार्जेस्ट, जिसका सेकंड जो हाईएस्ट जो वेट है वो मेरे को बताना है। तो अब आप पहले सिंपल सा पहले के अंदर जाओ। पहले में इसने बोला कि एवरेज वेट ऑफ अरुण, सूरज एंड विनय इज 68 kg। तो मैंने आपको बोला है कि मैं कैसे लिखूंगा, एवरेज वेट ऑफ अरुण, एक सेकंड रुको, फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि जगह बच जाए। अरुण, सूरज और क्या नाम है भाई, विनय, इनका जो एवरेज वेट है वो 68 है। तो टोटल मिलाए कितना होगा, 68 मल्टीप्लाई बाई 3, यही होगा। तो तीनों का टोटल इतना है, बस सीधा टोटल लिखो ताकि इजी रहेगा। आगे देखो, एंड एवरेज वेट ऑफ राजू एंड प्रताप इज 72। अब राजू और प्रताप का एवरेज वेट कितना दिया गया है मुझे, 72 दिया गया है। तो 2 का दिया गया तो दोनों का मिला के कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, मुझे पता। आगे चलते, ऑल्सो सूरज इज 78 kg। सूरज के अकेले का वेट दे दिया कितना, 78 kg दे दिया। राजू का वेट दे दिया 68 kg, राजू का वेट दे दिया 68 kg, और उसके बाद में दे दिया विनय का वेट दे दिया 46 kg। विनय का वेट दे दिया 46 kg। अब आप मुझे बताओ, सेकंड लार्जेस्ट अगर आपको पता करना है तो अगर सबका वेट पता चल जाए मुझे, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सेकंड हाईएस्ट वेट किसका है वो भी पता लग जाएगा। अब आपके पास में बस फर्स्ट में इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, आप दिमाग लगाने सेकंड पे नहीं जाना है, पहले पहले फर्स्ट पे ही दिमाग लगाना है। अप्रोच ये अभी तक ये बता रहा था, लेकिन अभी तक आपको लग रहा है सर फर्स्ट पे क्यों फोकस कर रहे हैं, कि ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, आंसर उनमें वो चीजें काम में नहीं आ रही थी इतने तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखना आप फर्स्ट पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं उसका पता लगेगा। अब सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करो, सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट पे फोकस करके आप दिमाग के लगाओ कि आपको निकालना क्या है, दूसरा लार्जेस्ट वजन किसका है, दूसरा सबसे ज्यादा वजन किसका है। तो दूसरा सब 3 के वजन तो आपको अकेले के पता है, अगर 2 की और पता लग जाए, 5 तो लोग मिला के, तो आपको सबके अलग अलग वजन ही पता लग जाएंगे, तो आप यही बता दो कि किसका है दूसरा सबसे लार्जेस्ट। लेकिन वजन निकालना है क्या आपको, नहीं निकालना, किसका है ये भी बताना है, नहीं बताना है, बस आपको ये बताना है निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, केवल फर्स्ट से। अब मैंने ये देखा कि मेरे पास में किस किस का वजन नहीं है, एक तो ये ए जिसको भी बोला है नाम, ए का नहीं है, और एक ये पी यानी प्रताप का नहीं है, इन दोनों का नहीं है मेरे पास। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे पास में 2 इक्वेशन है, क्या इससे मैं निकाल सकता हूँ इसका, बस इतने दिमाग लगाना है। देखो एस का मेरे पास में 78 दे रखा है, ठीक है, वी का मेरे पास में 46 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे एस रख दूंगा और यहाँ पे वी रख दूंगा तो बताओ ए का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के इधर माइनस करना है बस जाके, इसीलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे। इन दोनों का वेट रख के इधर माइनस कर दूंगा तो ए आ जाएगा, तो ए मेरा आ जाएगा इससे, बस मेरे को इतना ही पता करना है, कैलकुलेटर नहीं करना है, बस डाटा सफिशिएंसी में यही सीखना है, कैलकुलेट करना ही नहीं है। ठीक है, पी हो गया, ठीक है। अब पी निकालना है, क्या निकाल सकते हो, पी देखा तो मेरे का दूसरी इक्वेशन में पी है, आर और पी है। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास आर की वैल्यू, अगर ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या पी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, उधर जाके माइनस करना है बस, पी भी आ जाएगा। यानी कि अकेले फर्स्ट से मेरे पास में एस आर वी का तो वजन दे रखा है, ए और पी का इन 2 इक्वेशन से निकल जाएगा मेरा, ये मैंने पता कर लिया। तो बताओ 500 का वजन आ गया कि नहीं आ गया। तो सेकंड दूसरा सबसे अधिक कौन है आप बता दोगे, आपको बताना थोड़ी है, आपको तो बस ये बताना था कि निकाल सकते निकाल सकते, तो आपने पता कर लिया भाई, फर्स्ट अकेले से ही निकल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट अकेले से निकल दिया, सेकंड पे गया ही नहीं मैं। अब जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि भाई फर्स्ट से निकल गया बहुत अच्छी बात है, और पीछे गए और भाई साहब आपने सीधा लिखा दिया कि स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन सेकंड, वो चेक ही नहीं किया और सीधा ये लगा के आ गए। तो गलत भी हो सकता है आप लोगों का, तुक्का लग जाए तो सही भी हो जाए, लेकिन गलत भी हो सकता है, इसलिए सेकंड को भी एक बार चेक करना है। ठीक है, अब आगे, अब सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे सारे लोग, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पे, फर्स्ट का कुछ लेना देना नहीं है सेकंड के साथ में। आगे, एवरेज वेट ऑफ अरुण, सूरज, विनय एंड राजू इज 68। अरुण, सूरज, विनय और राजू, ठीक है, क्या दिया गया, अरुण, सूरज, विनय और राजू, अरुण, सूरज, विनय और राजू, 4 लोग दे दिए गए। ऊपर कितने दिए गए थे, अरुण, सूरज, विनय ही दिए गए थे। का जो वेट है वो 68 kg है, इन चारों का वेट मुझे दे रखा है 68 kg दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में बोला है ऑल्सो सूरज इज 78 kg, सूरज का जो वेट है वो 78 kg है, बहुत अच्छी बात है भाई है। तो
उसके बाद में बोला राजू का जो वेट है वो 68 kg है, राजू का जो वेट है वो 68 kg है। एंड विनय इज 46 kg, विनय का जो वेट है ना वो 46 kg है, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट वेट्स, सभी का अलग अलग वेट है। अब यहाँ पे एक चीज बताइएगा सारे लोग मिला के, मुझे किस किस का और निकालना है। सूरज का पता है, राजू का पता है, एस का पता है, आर का पता है, वी का पता है। एक तो मेरे पास पी का नहीं पता, पी भी तो है देखो, प्रताप भी है, इसमें नहीं दिया है तो उसका मतलब क्या है, वो है तो ना ऊपर, तो क्वेश्चन में तो है। तो एक तो मुझे प्रताप का नहीं पता, ठीक है, और दूसरा आगे और क्या नहीं पता मुझे, ए का नहीं पता मुझे, ए का नहीं पता, ठीक है। तो अब मैं दिमाग लगाऊंगा क्या प्रताप और ए का निकाल सकता हूं मैं, तो मैंने देखा ये सूरज का मुझे दिया गया है, राजू का दिया गया है, विनय का दिया गया है, इन तीनों का अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास ए तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा मेरे पास में। क्या पी कहीं से आ सकता है, पी की बात ही नहीं की प्रताप की कहीं पे इस क्वेश्चन में, देखो पूरा ढूंढ के देख लो, प्रताप की कहीं पे भी बात नहीं की इसने इस क्वेश्चन ने। प्रताप की अगर कहीं पे बात नहीं की तो क्या प्रताप निकल पाएगा, नहीं, तो सेकंड से नहीं निकलेगा भाई। तो अब कंफर्म हो गया सेकंड से नहीं निकलेगा, केवल पहले वाले से निकलेगा। अब देखो थोड़ा सा अगर स्टूडेंट और स्मार्ट होता तो वो ये वाला चीज भी नहीं करता, ये वाली चीज नहीं करता, वो फर्स्ट करते ही आंसर दे देता कि केवल फर्स्ट से निकलेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब आपका अकेले पहले से आंसर निकल चुका है ये तो आपको पता ही है, तो आपको क्या दोनों को मिला के आंसर निकालने की जरूरत है, नहीं, दोनों को तो तब मिलाते जब दोनों से आंसर नहीं निकलता है। तो सिर्फ आपको सेकंड का चेक करना था कि अकेले सेकंड से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, और तो कुछ चेक करना ही नहीं था। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में ढूंढा कि अरुण है, सूरज है, विनय है, राजू है, सूरज है फिर राजू है, भाई प्रताप की कहीं बात ही नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले में प्रताप की कहीं बात ही नहीं हो रही, तो आप सीधा दिमाग लगा लो प्रताप तो निकलेगा ही नहीं, प्रताप नहीं निकलेगा तो आंसर भी नहीं दे पाओगे, तो सीधा सीधा इस ये वाला समय भी बच जाता है आपका। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए करके दिखा दिया, और आंसर तो किसी का निकालना ही नहीं। समझ गए ना इस बात को, यही छोटी छोटी टेक्निक्स है डाटा सफिशिएंसी में, कि इसमें प्रताप है ही नहीं तो कैसे निकाल दोगे उसका, तो अकेले सेकंड से नहीं निकलेगा, वहीं पता लग गया पढ़ते ही, ये सब करना ही नहीं है, ओनली फर्स्ट। कौन सा आंसर हो गया भाई आप लोगों का, स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन सेकंड वाले को चेक जरूर करना है एक बार के लिए, अकेले फर्स्ट से निकालते ही उससे आंसर नहीं कर देना, क्योंकि अगर अकेले सेकंड से भी निकल जाता तो आइदर और हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ऑप्शन आपके वही रहेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शहर ए की जनसंख्या कितनी है भाई, ए की पॉपुलेशन निकालनी है, ये है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट पे आ जाते हैं भाई, फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए निकालना है हमें। द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन द सिटी इज 27:23। भाई मेल और फीमेल का जो रेशियो मुझे दिया गया है वो 27:23 दिया गया है, ठीक है भाई, सिटी ए की बात कर रहा है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर पॉपुलेशन इज 1 लाख, 1 लाख का डिफरेंस है उन दोनों की पॉपुलेशन के अंदर, किसमें, मेल और फीमेल के अंदर बोल रहा है। ए में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 27:23 है, और उनकी जनसंख्या के बीच का अंतर 1 लाख है, यानी महिला और पुरुष के बीच का अंतर 1 लाख है। अब मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो में डिफरेंस कितना है भाई, रेशियो में डिफरेंस कितना है, 4 है। और यहां से अगर मैं रेशियो के अंदर ही बात करूं टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 30 और 20 50 हो गई, ठीक है। तो आपको एक तरीके से 4 रेशियो की वैल्यू पता है कितनी है, 1 लाख है कि नहीं है, 4 रेशियो की वैल्यू पता है 1 लाख है, तो बताओ 50 रेशियो की वैल्यू निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे 25,000 से मल्टीप्लाई करके आएगा ये 1 लाख आ जाएगा, तो यहाँ भी 25,000 से मल्टीप्लाई हो जाता, और वही ए की क्या हो जाती, टोटल पॉपुलेशन हो जाती, ठीक है। 25 पंजो 125 यानी कि 12 लाख, 25 पंजो 125 यानी 1,25,000, एक जीरो लगा दो, 12,50,000 ऐसे कुछ आ जाता आंसर, उससे आपको मतलब भी नहीं है। 25,000 से मल्टीप्लाई करने पे ए की पॉपुलेशन आ जाती। तो बताओ फर्स्ट अकेले से आ गया कि नहीं आ गया आंसर, आंसर आ गया अकेले से फर्स्ट से, ठीक है। अब अगर इतना भी नहीं करना था तो सीधा सा बात पता है यार, एक किसी भी गांव में मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का रेशियो दिया गया है और उनका डिफरेंस दिया गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बेसिक सा अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट किसी को आता है कि ए और बी का कोई रेशियो दिया गया है 2:3, ए और बी की सैलरी का रेशियो दिया गया है, फिर बोल दिया ए और बी की सैलरी के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो 500 रुपए का है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस, यानी एक रेशियो की, इन दो रेशियो, अब देखो एक होता है ए प्लस बी की मिला के सैलरी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 2 3 5 1 इन दोनों का डिफरेंस, किसी भी रेशियो का अगर हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, अब एक रेशियो की वैल्यू 500 है कि नहीं है,
क्यों है? क्योंकि ए और बी के बीच में सैलरी का जो एक्चुअल में डिफरेंस है ना, वो मुझे 500 दिया गया है, और वो रेशियो में कितना है? 1, यानी एक रेशियो की वैल्यू 500 होगी तो आप 2 की भी निकाल सकते हो, 3 की भी निकाल सकते हो, 5 की, सबकी निकाल सकते हो। कॉमन सेंस की बात है। अगर रेशियो किसी ने पढ़ा है तो वो ये सब करेगा ही नहीं। वो उसने सिंपल सा ये देखा कि यार मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो टोटल तो निकल ही जाएगा। कैसे निकला मैंने दिखा दिया बस आपको, लेकिन दिमाग में सोचना पड़ेगा, तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपने पता कर लिया कि अकेले फर्स्ट से निकल गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लिख के कर ले एक बार के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप टॉपिक अर्थमेटिक के अच्छे से पढ़ने लग जाओगे, सीधा ही कर दोगे। क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में बोल रहा हूँ, कम समय लगेगा आप लोगों को अर्थमेटिक के क्वेश्चन से। अब सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। बोला शहर ए की जनसंख्या शहर बी की तुलना में 80% है। देखो सीधा करने का प्रयास करते हैं इसको, कि शहर ए की जनसंख्या शहर बी की तुलना में 80% है, ठीक है भाई। शहर ए की जनसंख्या शहर बी से क्या है? 80% है। शहर ए और शहर बी की जनसंख्या के बीच का अंतर 31,000 मतलब नहीं 3,12,500 है, ठीक है। दोनों के जो जनसंख्या का अंतर है वो 3,12,500 है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ए और बी के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है जनसंख्या में, और यहाँ पे फिर से देखो रियलिटी में ए और बी की जनसंख्या के बीच में जो डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है आप लोगों का एक तरीके से। तो बताओ ए और बी की जनसंख्या निकल जाएगी, निकल जाएगी, दोनों की निकल जाएगी। तो यहाँ सेकंड से भी निकल रहा है, लेकिन कैसे निकलेगी मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। इसने बोला ए की जनसंख्या शहर बी की तुलना में 80% है, ठीक है। तो ए की जो जनसंख्या हो गई वो बी की तुलना में हो गई 80%, यही बोला इसने। तो यहां से बताओ रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों में भाई रेशियो आ गया 4:5, इस बी को यहाँ पे ले जाओ। अब इनको बोला है कि इन दोनों की जनसंख्या के बीच का डिफरेंस का रेशियो कितना है? 1 है, और इस एक रेशियो की वैल्यू मुझे बता रखी है 3,12,500। ये बड़ी बड़ी वैल्यू इसीलिए देता है कि आप इसमें वैल्यू में उलझे रहो, जबकि उलझना है ही नहीं, कैलकुलेट करना ही नहीं है। एक रेशियो की वैल्यू पता है, तो ए की जनसंख्या कितना रेशियो है? 4 रेशियो है। तो एक की रेशियो की वैल्यू पता है तो 4 की भी निकाल लेना। एक की निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक ही निकल जाएगी। तो अकेले सेकंड से भी निकल गया, अकेले फर्स्ट से भी निकल गया, अकेले सेकंड से भी निकल गया, दोनों अकेले अकेले से निकल गया। दोनों को मिला के तो नहीं निकाला ना, अकेले अकेले से निकाले अलग अलग। तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा, कि आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड बाय इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर किसी का परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट शार्पली क्लियर है, वो स्टूडेंट सिर्फ इसको देखते ही आंसर टिक करेगा, वो ये कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ेगा नहीं। क्योंकि वो सिंपल सा, उससे तो यही पता करना है ना शहर की जनसंख्या निकलेगी या नहीं निकलेगी। हमें और कुछ थोड़ी पता करना है, हमें तो बस इतना सा पता करना है कि निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले दिया गया है मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया ए के अंदर, और दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया। जब आपको डिफरेंस पता है तो टोटल तो निकाल ही लोगे रेशियो के अंदर, क्योंकि रेशियो में किसी भी रेशियो की वैल्यू पता है तो कुछ भी निकल जाएगा। यहाँ पे आपको पता है ए और बी की जनसंख्या के बीच में परसेंटेज में रिलेशन दिया गया, तो इसका मतलब परसेंटेज में रिलेशन दे दो या फिर रेशियो में रिलेशन दे दो, बात तो एक ही एंड में आता तो वही है। तो आपका एक तरीके से आपको पता लग गया ए और बी के अंदर जनसंख्या में रेशियो दिया गया है, और फिर ए और बी का फिर से डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस दिया गया है और रेशियो पता है तो निकल ही जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो तो आप सीधा वहां पे टिक मार दोगे, ये सब लिखोगे भी नहीं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सेम है हमारा। और देखो भाई, अगर इसकी सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। टेलीग्राम में आप लोग कई लोगों को शायद लास्ट वाले की भी नहीं मिली है, तो @अंशुल सर लिख देना जाके उसके अंदर, टेलीग्राम के अंदर। तो बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस करके एक ग्रुप आ जाएगा जिसमें 35,000 के आसपास मेंबर्स हैं, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक भी मैंने दे रखा है, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे सेम टू सेम पीडीएफ विद सॉल्यूशन लेक्चर अपलोड होने के विदिन 24 आवर्स आप लोगों को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक वस्तु का मूल्य इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो एमआरपी कितना होगा? एक्स मार्क्स अप एन आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस जो एमआरपी जो होगी वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा होगी। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस कितनी होगी? 150 होगी। एक तरीके से इनके बीच में रेशियो दिया गया है 2:3, ठीक है। तो सीधा मैं इसको मिटा के जगह बचाने के लिए सीधा 2:3 लिख सकता हूँ। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप सीधा ही 2:3 लिखोगे, 100-150 लिखोगे नहीं, ठीक है। वो प्रैक्टिस के साथ में ना स्टेप्स कम अपने आप होती चली जाती है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आपको यहाँ से सीपी निकालना है,
ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसका फर्स्ट और सेकंड से कोई लेना देना नहीं है। ये फर्स्ट में भी काम में आएगा, सेकंड में भी काम में आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड को ए बी बोल दिया है तो वो कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट के अंदर जाता हूँ मैं, फर्स्ट के अंदर गया तो इसने बोला एक्स गेव आर एस 60 डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड अर्न 20% प्रॉफिट। अब देखो रियल वैल्यू आ गई ना 60, तो इसका मतलब आंसर निकल सकता है, रियल वैल्यू आ गई। अगर यहीं पे कंपैरिजन करता रहता बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन के तरीके से तो कॉस्ट प्राइस नहीं आती, लेकिन रियल वैल्यू दे दी तो हो सकता है कैलकुलेट करके आ जाए। तो इसके मतलब करके देख लेते हैं। एक्स गेव 60 रुपीज डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड अर्न 20% प्रॉफिट। अब 60 रुपीज का तो अभी कुछ कर नहीं सकते रियल वैल्यू, लेकिन अगर 20% प्रॉफिट होता है तो सीपी और एसपी में रेशियो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अगर 100 रुपए सीपी में मानता हूं तो एसपी कितनी हो जाएगी बताना भाई, 20% प्रॉफिट के हिसाब से 120। इनको अगर मैं काट दूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6:5:6 आ गया। अब इसने बोला कि एक्स ने 60% का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट हमेशा किस पे आता है, एमआरपी पे आता है, तो एमआरपी ऊपर है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसको यूज करते हुए एमआरपी का रेशियो इसी में लाना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा। क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो एसपी के ऊपर दिया जाता है ना, सेलिंग मतलब जो मान लो एमआरपी है, एमआरपी 100 रुपए मतलब 200 रुपए, तो उस पर डिस्काउंट देगा तो क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। 60 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपको तो 140 में बेच दिया उसने, यही तो हुआ। तो एमआरपी और एसपी के अंदर कोई रिलेशन हो सकता है, उसी से 60 काम में आ जाएगा मेरे। तो यहाँ पे एमआरपी को मुझे यहाँ पे इसके साथ में रेशियो बनाना पड़ेगा। अब ऐसे तो कैसे रेशियो बना लेंगे, यहाँ पे देखो सीपी का रेशियो 5 है ना, और ऊपर सीपी का रेशियो 2 है, तो दोनों जगह बराबर कर लो। दोनों जगह बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशियो आ गया 10:12 आ गया। अब यहाँ पे एमआरपी का क्या आ जाएगा, यहाँ 10 किया तो यहाँ पे मुझे 10 करना पड़ेगा, बराबर करना है मतलब सीपी को। दोनों जगह पे अलग अलग सीपी थोड़ी रख पाओगे, तो यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे एमआरपी क्या हो गया, 15 आ गया। बस यही करना था। अब देखो इस 5 और इसको मिटा देना एक बार के लिए, क्योंकि ये आप अगले में काम में ना ले लो, ये तो मैंने समझाने के लिए वैसे लिखा। तो फर्स्ट के अंदर 10, 12 और 15 का रिलेशन आ गया, सीपी, एसपी और एमआरपी के अंदर तीनों में वो निकल गया, रेशियो निकल गया। अब रेशियो का अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको जाके प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब मुझे बताओ एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, मान लो 100 रुपए ये पेन है, ये मैं आपको बहुत महंगा दे रहा हूँ, 100 रुपए में दे रहा हूँ मान लो, ठीक है, और इस पे मैं बोलता हूँ कि 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 100 रुपए इसकी एमआरपी हो गई, ठीक है, और 20 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको दिया कितने में, आपको मिला 80 रुपए के अंदर मिला आप लोगों को, ठीक है। तो जो एमआरपी पे डिस्काउंट करने के बाद में जो आता है वो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, 100 रुपए और 80 रुपए, जो मैंने इस पेन का एग्जांपल दिया, 100 रुपए पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए एमआरपी, 80 रुपए क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो डिस्काउंट होता है। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है यहाँ पे रेशियो में, 3 है, और एक्चुअल में मुझे 60 दिया गया, तो इस 3 की वैल्यू मुझे पता है 60 है, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर मुझे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ गई 200। बताओ भाई, ठीक है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, इजी था इसलिए मैंने निकाल के बता दी। तो अकेले फर्स्ट से ही निकल गया भाई साहब, अकेले फर्स्ट से ही निकल गया। अब अकेले सेकंड का भी मामला देख लेते हैं क्या है, अकेले सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में मैं जब गया तो मुझे क्या दिया गया है, ठीक है, एक्स गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, यानी कि मैंने आपको एमआरपी किसी चीज की बोली कि भाई साहब 100 रुपए है, पहला डिस्काउंट मैंने दिया एसपी डेस, ठीक है, तो मतलब 10% का डिस्काउंट यानी मैं 90 रुपए में दे दूंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट की प्राइस आने के बाद फिर से 10% का डिस्काउंट, 2 बार 10% का दिया है, अब मैं दूसरा 10% लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, इस पे फिर से 10% का डिस्काउंट लगेगा, तो ये कितने में बिकेगा, 81। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, 100 पे 10% डिस्काउंट दिया, 90 आ गया, अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे फिर से 10% लग गया तो 81 आ गया। ऐसे करके 2 बार डिस्काउंट लगा के टोटल मिला के एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 81 आ गई। अगर 100 रुपए एमआरपी है तो बेचूंगा कितने में, 81 में बेचूंगा। इसका बीच में कोई रोल नहीं है, बस एमआरपी ये है 100 रुपए की और बिक गया सेलिंग प्राइस 81 के अंदर। अब आ जाओ, अब यहाँ पे मैंने देखा, अब मुझे एमआरपी पता है, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस से इनका रिलेशन ही नहीं पता। लेकिन देखो यहाँ पे एमआरपी 100 है और यहाँ पे एमआरपी कितनी है, 3 है, तो एमआरपी को अगर दोनों जगह में बराबर कर लूँ तो सीपी का रेशियो इसके बराबर में लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, ठीक है, सीपी का रेशियो अगर इसके बराबर में लिखना है तो एमआरपी को बराबर करना पड़ेगा। एमआरपी यहाँ 100 है, यहाँ 3 हो, तो क्या करूँ, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 300 बना लूँ इसको, तो कॉस्ट प्राइस 200 हो जाएगी, और यहाँ भी एमआरपी को क्या करूँ, 300 बना लूँ,
तो सेलिंग प्राइस आ गई मेरे पास में, ठीक है। अब यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस में 200 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? ये कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहां से 200 आगे, लेकिन ये रेशियो का मामला चल रहा है अभी तक, क्योंकि अगर एमआरपी बराबर है यहाँ की और यहाँ की तो इस रेशियो को मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, रेशियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई क्या चक्कर है। चक्कर ये, थोड़ा पेन दूसरा लेता हूँ, दिख नहीं रहा अच्छे से, हाँ ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आगे क्या बोला देखना भाई, ही विल अर्न 43 एज ए प्रॉफिट। 43 रुपए एक्चुअल वैल्यू है कि प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस है कॉस्ट प्राइस। एक्चुअली में इतने ही बिका, ये तो बीच की प्राइस है, इससे का कोई मतलब नहीं है, ये तो बस दिखावे के लिए है। ये होता है ना, ये 100 रुपए की है, इस पे 20 + 20 का डिस्काउंट है, तो 80 हो गया, 80 के बाद फिर से 20 रुपए का डिस्काउंट इस बोतल के ऊपर। वैसे इसके अंदर इस प्राइस का बीच में कोई लेना देना है नहीं। एमआरपी ये है, बिका इतने में, कॉस्ट प्राइस ये थी, ठीक है। अब इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, जितने में मैं खरीद के लाया वो कॉस्ट प्राइस और जितने मैंने बेच दिया वो सेलिंग प्राइस, इनका डिफरेंस तो प्रॉफिट होता है। वो एक्चुअली में कितना है, अब रेशियो में कितना है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा रेशियो में उसका रियल वैल्यू कितना होगा, 43 होगा। उससे मैं क्या कर दूंगा, इसको कंपेयर कर दूंगा। तो यहां से बताओ मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा एक मेरे पास में, जिससे मल्टीप्लाई करूंगा, उसी को इस 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बताओ सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मुझे तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कैलकुलेशन चक्कर में उलझाने की कोशिश कर रहा है, उलझना नहीं है, कैलकुलेशन करनी नहीं है। मुझे सिंपल सा पता है, एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस मुझे पता है रेशियो में, तो बताओ सीपी निकाल लूंगा नहीं निकाल लूंगा। दो रेशियो के बीच में डिफरेंस पता है एक्चुअल में, तो दोनों रेशियो निकल जाते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो सीपी यहाँ पे वैल्यू निकल ही जाएगी। तो बताओ सेकंड से भी निकल गया, इसका मतलब फर्स्ट अकेले से भी निकल गया, सेकंड अकेले से भी निकल गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा जो मैंने समझाया था जिस तरीके से, आइदर और होगा। कहाँ पे है भाई आइदर और का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट थे डाटा एफिशिएंसी के। इसके लिए टॉपिक का भी मजबूत होना जरूरी है। तो जितने भी टॉपिक आज की क्लास में मैंने लिए हैं, इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को यहाँ समझ में नहीं आया तो एक बार वो पढ़ के उसके बाद दोबारा इस लेसन को देखना, तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। क्योंकि अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता है तो डाटा एफिशिएंसी से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की कि डाटा एफिशिएंसी की जो अप्रोच है, उनमें जो गलती आप लोग कर सकते हो वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, और सीधा आप कैसे आंसर ट्रिक से निकाल सकते हो, दिमाग में सोच के निकाल सकते हो, वो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इसी टाइप के और भी अगर आपको लेसन देखने, कोई भी टॉपिक नेक्स्ट हम क्या रखें, उसके लिए आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.